हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो इस चैप्टर में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि साइंटिस्ट के बारे में है। और मेकिंग का मतलब होता है उसका बनना, तैयार होना, किस प्रकार से एक साइंटिस्ट बना और उसने क्या क्या अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक किया। तो इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन हमें रिचर्ड एब्राइट के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे जो कि हमारे सामने नहीं आ सकी हैं किसी कारण से। एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द सिरले स्कॉलर अवार्ड। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पहले तो सिरले स्कॉलर अवार्ड मिला, बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड है। और स्केरिंग प्लो अवार्ड, ठीक है। तो ये किसके लिए मिले उन्हें? बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए थे। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है? जीव रसायन विज्ञान होता है ये। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा जाता है कोशिकाओं के बारे में, ठीक है। कोशिकाओं के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमें बताती है। तो इस तरीके से उनको इन सब के लिए ये अवार्ड मिले। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज। तो ये जो कुछ था, जो उनका इंटरेस्ट था, ये उनकी फैसिनेशन थी, मतलब उनका आकर्षण था। किसके लिए? बटरफ्लाइज के लिए। दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने साइंस का पूरा वर्ल्ड खोल दिया था। किसके लिए? कि भाई आप इस पे शोध कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक नई जो रुचि थी, जो नया ध्यान था, वो जगा दिया था। तो एट द एज ऑफ 22, तो 22 साल की उम्र थी। ए फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, एक जो स्काउट का जो स्टूडेंट हुआ करता था, जिसने पूरा मतलब अच्छा प्रदर्शन किया था स्काउट में, तो उसका विद्यार्थी ने क्या किया? एक्साइट कर दिया। किसको उत्तेजित कर दिया? कि साइंटिफिक वर्ल्ड को, मतलब वैज्ञानिक जगत को उसने उत्तेजित कर दिया विद ए न्यू थियरी ऑन हाउ सेल वर्क्स। और उसने क्या थ्योरी दी, क्या सिद्धांत दिया कि अभी कैसे हमारी जो सेल्स होती हैं, जो तितलियों की जो सेल होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं। तो इस पर उसने एक नई जो डिबेट थी वो शुरू कर दी। तो रिचर्ड एच एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन्ड द थियरी इन एन आर्टिकल इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो एक बुक थी, एक जर्नल थी जो छपती थी हमारे उनके कॉलेज में, कि उसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी, ठीक है, तो ऑफ साइंस। तो ये बुक छपती थी, उसमें रिचर्ड एब्राइट और उनका जो एक रूममेट था, जो उनके रूम में कॉलेज के दिनों में साथ में रहता था, उन्होंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया, मतलब एक आर्टिकल लिख दिया, लेख लिख दिया, और उस थ्योरी के बारे में उन्होंने बता दिया। तो it was the first time this important scientific journal had ever published the work of the college students. तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार हुआ था कि दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल, कि जो ये बुक थी, जो ये मैगजीन थी, साइंटिफिक जर्नल जो छापती थी, हैड एवर पब्लिश्ड, कि भाई उसने पब्लिश किया था, उसने छापा था। क्या छापा था? द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, कि भाई कॉलेज के किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ कुछ उन्होंने छापा हो, और इससे पहले उन्होंने कभी भी उसको प्रिंट नहीं किया था अपने मैगजीन में, अपने जर्नल में। तो in sports that would be like making of the big league at the age of 15 and hitting at home run your first time at bat। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, अगर इस बात को हम लें तो भाई इनके काम को, अगर स्टूडेंट्स के काम को अगर लें, तो अगर हम खेल की दृष्टि से इसको देखें तो ये बिल्कुल ही वैसा है जैसे कि बड़ी लीग है, कोई जो बड़ी टीम है उसके अगेंस्ट कोई छोटी टीम खेले और उसको उन्हीं के घर में बहुत ज़्यादा रन बनाने पड़े बैटिंग करते हुए, ठीक है। तो फॉर रिचर्ड एब्राइट, तो रिचर्ड एब्राइट के लिए क्या था? इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। तो उनके लिए क्या था कि ये जो था, ये विज्ञान जो थी, उसकी जो साइंस थी, और जो दूसरे उसके एरियाज थे, ठीक है, उसमें उनकी ये फर्स्ट अचीवमेंट थी। उन्होंने इससे पहले कुछ भी अचीव नहीं किया था। मतलब स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट का मतलब होता है एक तार, ठीक है, जो उसने उपलब्धि के जो तार थे, उनकी ये पहली अचीवमेंट थी किसी भी फील्ड में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कुछ किससे शुरू हुआ था? ये बटरफ्लाइज का जो उनका इंटरेस्ट था उससे शुरू हुआ था। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, तो पेनिनसिल्वेनिया। तो क्या हुआ था कि भाई जो एब्राइट था, रिचर्ड एब्राइट था, ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग। रीडिंग जो है ना, वो एक शहर का नाम है पेनिनसिल्वेनिया के, तो वहाँ पर ये ग्रू अप हुआ था, वहाँ पर ये बड़ा हुआ था। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। तो यहाँ पर एब्राइट ने बताया कि उसके जो वो माता पिता के ना, वो अकेला था, ओनली चाइल्ड था, तो इसलिए उसके पास कुछ करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था, अकेला ही था वो, और उसके साथ कोई खेलने वाला भी नहीं था। तो आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। तो वो कह रहा है कि निश्चित रूप से भाई मैं ना तो फुटबॉल खेल सकता था, कोई था ही नहीं उसके पास, ना कोई बेसबॉल खेल सकता था, क्योंकि वो अगर उसकी टीम बनती तो उस इकलौते की टीम में वो क्या खेलता। तो बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। तो यहाँ पे एब्राइट कहता है कि भाई मैंने सिर्फ एक बात करी, ठीक है, जो मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स, कि भाई मैंने चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सो ही डिड, तो ऐसा ही उसने किया। एंड डिड ही एवर, तो उसने क्या किया? तो भाई उसने
एवर मतलब उसने हमेशा ऐसा ही किया, मतलब चीज़ें ही कलेक्ट करता रहा हो। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, तो उसने क्या किया कि किंडरगार्टन में शुरू कर दिया, मतलब अपनी जो केजी क्लास थी उसमें उसने शुरुआत कर दी। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डेटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। तो बिल्कुल डेटर्मिनेशन के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। दैट हैज़ मार्क्ड हिज एक्टिविटी, जो उसकी जो एक्टिविटी थी उसके रूप में उसको हम जानते हैं कि वो जिस तरीके की वो बचपन में एक्टिविटी करता था। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स। तो उसने क्या क्या किया, उसने रॉक्स को भी कलेक्ट किया, ठीक है भाई, किस तरीके की रॉक्स होती हैं, चट्टानें किस तरीके की होती हैं, ठीक है, फॉसिल्स जितने भी जीवाश्म होते हैं, ठीक है, कॉइन्स सिक्के जितने भी होते हैं, उन सबको उसने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, तो उसने क्या किया कि वो एस्ट्रोनॉमर बन गया, मतलब वो एस्ट्रोलॉजी मतलब खगोल विद जो भी होता है, जो आसमान को जांचने वाला होता है, शाम को आसमान को पढ़ने वाला होता है, वो एक ईगर मतलब उत्सुक, उसके अंदर जिज्ञासा जागे कि आसमान में क्या क्या दिखता है, तारे दिखते हैं। तो समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, तो कई बार ऐसा होता था कि वो पूरी पूरी रात को पूरे स्टार्स देखता रहता था, ठीक है। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind, तो उसमें क्या था कि उसके दिमाग में शुरुआत से ही he had driving क्यूरियोसिटी, मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी, अलॉन्ग विद ए ब्राइट माइंड, और उसके अंदर एक ब्राइट माइंड भी था, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें जानने की इच्छा रखता था, और उसकी जो ऐसा लगता रहता था कि जैसे उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो एकदम से ड्राइव करती रहती है, मतलब चलती रहती है हमेशा। तो ही ऑल्सो हैड ए मदर हुई एनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, तो उसकी एक ऐसी माँ भी थी जो उसको एनकरेज करती, उसका हौसला बढ़ाती थी, और किस चीज़ में, इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उसका इंटरेस्ट जगाती थी लर्न करने में। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, तो उसकी जो मदर थी वो उसको कहाँ पे ले जाती थी, ट्रिप्स पे ले जाती थी, मतलब घुमाने के लिए जाती थी। बोट हिम टेलीस्कोप्स, और उसको क्या दिलवाया उसने टेलीस्कोप दिलवाई, दूरबीन दिलवाई जिससे दूर का देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप्स दिलवाई उसको, जिससे हम बहुत ही छोटे से छोटा मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र उसने उसको दिलवाया। कैमरा दिलवाया फोटो खींचने के लिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, बहुत सारी फोटोग्राफी करता था फिर वो मेनली बटरफ्लाइज की। तो माउंटिंग मटेरियल, तो उसने उसको पहाड़ों पर चढ़ने वाला जितने भी मटेरियल था घूमने वाला, वो उसने उसको दिलवाया। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, उसको बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी उसको दिलवाई, और उसको किस चीज़ में हेल्प किया, दूसरे जो भी तरीके थे जो उसको हेल्प कर सकते थे सीखने में, उनमें उसको हेल्प किया। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि भाई आई वॉज ओनली कंपेनियन, तो मतलब कंपेनियन होता है साथी, ठीक है। उसकी माँ कह रही है कि मैं उसकी केवल इकलौती साथी थी जब तक उसने स्कूल शुरू किया, मतलब उसका कोई दोस्त नहीं था, वो किससे मिलने नहीं जाता था। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, और उसके बाद में उसके लिए फ्रेंड्स लेकर के आती थी घर पे, किसी भाई मेरे बेटे के साथ बात करो, खेलो, तो इस तरीके से वो उसके लिए फ्रेंड भी लेकर आती थी, बहुत ध्यान रखती थी उसका। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात को हम कुछ जो चीज़ें करते थे वो टुगेदर मतलब मिल करके करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड, जब रिची 3rd ग्रेड में था, मतलब रिचर्ड एब्राइट जो था वो 3री क्लास में था, तो उसके जो फादर की डेथ हो गई, और फिर वो उसकी माँ के लिए सब कुछ बन गया, मतलब उसके जीवन का वो एक मकसद बन गया, भाई उसको ही मैंने उसको तैयार करना है। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग टेबल, तो कम से कम उसकी माँ जो भी काम करती थी उसके बावजूद भी वो अपने बेटे के साथ स्पेंड करती थी, गुजारती थी। क्या गुजारती थी, ऑलमोस्ट फुल डे, ठीक है, तो फुल डे गुजारती थी, मतलब क्या करती थी, ऑलमोस्ट इवनिंग, एवरी इवनिंग, मतलब जो हर रोज़ की जो शाम होती थी उसको जरूर गुजारती थी वो डाइनिंग टेबल पे उसके साथ, मतलब खाना जरूर खाती थी वो, चाहे वो कहीं पर भी हो उसके पास पहुंच जाती थी। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू, यदि उसके पास कोई चीज़ें करने के लिए नहीं होती थी, इफ़ फाउंड आई फाउंड वर्क फॉर हिम, तो उसकी माँ कहती है कि मैं उसके लिए फिर कुछ काम ढूंढती थी कि भाई ये काम करे। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, वो जरूरी नहीं था कि वो फिजिकल वर्क होता था, बल्कि वो लर्निंग थिंग्स चीज़ें सीखने के लिए भी होता था। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने ऐसा कहा। ही लाइक इट, और उसे वो चीज़ें पसंद भी थी, ठीक है। ही वॉन्टेड टू लर्न, और वो लर्न करना चाहता था, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने मतलब स्कूल में अपने टॉप ग्रेड्स लिए, मतलब वो टॉप किया अपनी क्लास में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, तो हिज मदर सेड, तो वो कह रही हैं कि वो हर रोज़ वो दूसरे बच्चों की तरह ही सब कुछ काम किया करता था। ऐसा क्यों कह रही है उसकी माँ कि वो और बच्चों जैसे था, मतलब उसमें अभी कोई खास बात नहीं आई थी, ऐसा नहीं लगता था बचपन में कि अभी वो वैज्ञानिक बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो कह रही है कि अभी वो बिल्कुल और बच्चों की तरह ही सभी एक्टिविटीज़ करता था। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, तो जब तक वो दूसरी क्लास में पहुंचा, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई, तो देखो आप कि भाई जब वो 2nd क्लास में पहुंचा तो एब्राइट ने क्या कलेक्ट कर लिया, 25 स्पीसीज, मतलब 25 तरह की
जो स्पीसीज थी, मतलब जो प्रजातियां थी बटरफ्लाइज की, तितलियों की, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो कि उसके होम टाउन के, जो उसके शहर के आसपास मिलती थी, उनको उसने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे उसके नाम दिए गए हैं सभी बटरफ्लाइज के, और उनके बारे में बताया गया भी क्या डिफरेंस है उनमें। ठीक है, तो दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भी लग रहा था मुझे ऐसा, भाई प्रोबेबली मेरे को भी ऐसी संभावना थी कि भाई ये तो मेरी जो बटरफ्लाई की कलेक्शन थी, क्योंकि ये तो मेरे एरिया की मैंने सारी कलेक्ट कर ली हैं, तो भाई उसका एंड हो गया भाई इस काम का तो मेरे ही सेट, तो उसने ऐसा कहा। बट देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो यहाँ पे मोनार्क एक्स, तो इसमें क्या हुआ कि भाई बट लेकिन देन माई मदर गॉट मी ए चिल्ड्रन बुक, तो मेरी माँ मेरे लिए एक चिल्ड्रन की बुक लेके, एक बच्चों वाली बुक लेके, जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो मोनार्क एक्स ये नाम था उस बुक का। तो दैट बुक which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to eager young collector। तो इस बुक ने क्या किया कि which told भी, जिसने उसको सिखाया बताया कि भाई मोनार्क जो बटरफ्लाइज हैं माइग्रेट हुई थी कहाँ पर, कहाँ चली गई थी वो, सेंट्रल अमेरिका में, और ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो उसके लिए एक साइंस का एक नया वर्ल्ड खुल गया वहाँ से, उसको पता चल गया, उसका इंटरेस्ट दोबारा से और जाग गया साइंस के लिए। टू ईगर यंग कलेक्टर, भाई जो यंग कलेक्टर था वो बटरफ्लाइज में पहले इंटरेस्ट था, अब उसका इंटरेस्ट और बढ़ गया कि भाई अब वो मोनार्क जो एक्स है वो किस तरीके से गई, और उस पर वो शोध कर सकता था। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। तो बुक के एंड में एक काम दिया गया था, रीडर्स को इनवाइट किया गया था, जो उसको रीड करते थे उस बुक को, उनको इनवाइट किया गया था कि भाई हेल्प करें वो बटरफ्लाइज माइग्रेशन के लिए, भाई उसके काम में बताएं कि भाई किस तरीके से वो बटरफ्लाई को के माइग्रेशन के बारे में उनकी हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कुछ ना कुछ। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्काट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो यहाँ पे क्या किया गया था भी, उनको कहा गया था जो भी उसके रीडर्स थे कि वो बटरफ्लाइज को टैग करें। ठीक है, तो मतलब उस पर टैग लगाएं बटरफ्लाइज पे, ताकि उस पर रिसर्च हो सके डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरक्वार्ट के द्वारा, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के थे। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्क्वार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग टू विंग्स ऑफ मोनार्क। तो जितनी भी मोनार्क थी उनके लिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अटैच कर दी लाइट एडेसिव, मतलब हल्का सा कोई एडेसिव उसको लगा दिया ताकि उसको टैगिंग हो सके उसकी। और उसकी मदर ने ये बात डॉक्टर उर्क्वार्ट को लिख दी, उसको बता दिया कि भाई हमने ऐसे ऐसे करके टैग किया है। एनीवन हु फाउंड टैग्ड बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर उर्क्वार्ट। तो यदि, तो उसमें लिखा गया था कि यदि किसी को कोई मिले टैग की हुई कोई बटरफ्लाई, तो वो कहाँ पर भेज दे उसको टैग्ड जो भी बटरफ्लाई है उसको डॉक्टर उर्क्वार्ट के पास भेज दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो बटरफ्लाई की कलेक्टिंग का सीज़न था, कलेक्शन का जो सीज़न था, अराउंड रीडिंग, उस रीडिंग जो उनका गांव था, जो उनका शहर था, लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो समर के सीज़न में वो कब ख़त्म हो गया कि भाई 6 वीक्स में ही वो ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पर समर के सीज़न में इससे ज़्यादा कलेक्शन नहीं हो सकती थी, और वैसे भी उन्होंने सारी की सारी प्रजातियाँ उसकी कलेक्ट कर ली थी। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाई वन, यदि आप उनको एक एक करके पकड़ेंगे, यू वॉन्ट कैच मैनी वेरी मैनी, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ पाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो इसलिए जो अगला स्टेप था एब्राइट के लिए वो था कि भी फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाई, मतलब वो एक रेज करे, मतलब पाले किसको, पूरे के पूरे झुंड को, बटरफ्लाइज के पूरे झुंड को वो पालना शुरू कर दे। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, तो वो एक फीमेल मोनार्क को पकड़ेगा, कैच करेगा उसको, और टेक हर एग्स, और उसके अंडे लेगा, एंड रेज दैम इन हिज बेसमेंट, और उसको कहाँ पे रेज करेगा, कहाँ पर पालेगा उनको, कहाँ पर रखेगा उनको, भी जो अपना जो उनके घर का जो बेसमेंट है, थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उनकी पूरे के पूरा जो भी लाइफ साइकिल होगा, एग से लेकर के और कैटरपिलर से लेकर प्यूपा और एडल्ट बटरफ्लाई जब वो बन जाएगी तब तक वो उनको अपने बेसमेंट में रख करके उनका पूरा अध्ययन करेगा। तो देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो उन बटरफ्लाइज को टैग करेगा, ठीक है, उन पे कुछ ना कुछ निशानी लगाएगा, उनके विंग्स को पंखों पर, एंड लेट देम गो, और फिर उनको वो छोड़ देगा। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वाज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स। तो उस कई सालों तक, ठीक है, कई सालों तक जो उसका बेसमेंट था, जो घर का निचला हिस्सा था, वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क, हज़ारों जो मोनार्क जो तितलियाँ थी, इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो अलग अलग स्टेज में थी, कोई कैटरपिलर के रूप में, कोई प्यूपा के रूप में, तो कोई यंग एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी। तो यहाँ पे ये ग्राफ बनाया गया है जिसमें बताया गया भाई उनकी पहले यहाँ पे काइंड दी गई है, किस काइंड की ये बटरफ्लाइज हैं, और फिर ये कितनी कलेक्शन उसने करी और कितनी उसके पास अवेलेबल थी। तो इवेंचुअली आई बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। तो वो कह रहा है कि भी इवेंचुअली, मतलब लास्ट में क्या हुआ, वो उसका बिगेन कर दिया उसने, मतलब शुरू कर दिया इंटरेस्ट खोना, मतलब उसका इंटरेस्ट अब खोना शुरू हो गया, अब वो बटरफ्लाई को टैग नहीं करना चाह रहा था। इट्स टीडियस,
तो ये बिल्कुल ही उसको एक टीडियस लगा, मतलब बिल्कुल ही नीरस सा काम लगा। एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक, और इसमें से कोई ज़्यादा फीडबैक नहीं आ रहा था, ज़्यादा जानकारी नहीं मिल रही थी। एब्राइट सेड इन ऑल द टाइम, एब्राइट कह रहा है कि भी जो पूरे के पूरे जो टाइम था, ये जो उसने आई डिड भी जो मैं काम करता था, ही लाफ्ड, तो वो इस बात पर हंसा। ठीक है, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, कि भाई मैं इतनी देर तक मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन मेरी कितनी बटरफ्लाइज पकड़ी गई जो मैंने टैग करी थी, केवल 2 बटरफ्लाइज। उस बेचारे ने इतनी मेहनत करी लेकिन उसकी 2 बटरफ्लाई ही पकड़ में आई जो कि उसने टैग करके छोड़ी थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी 75 माइल्स से ज़्यादा दूर नहीं गई थी, मतलब 75 जो मील था उससे ज़्यादा दूर वो नहीं पहुंची थी, वो भी वहीं पे मंडरा रही थी, और 2 ही पकड़ी गई, इतनी सारी मेहनत कर दी। ठीक है, देन इन द 7th ग्रेड ही गोट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। तो तब क्या हुआ, जब वो 7th ग्रेड में पहुंचा तो उसको एक हिंट मिला, उसको एक आइडिया मिला, किस बात का, व्हाट रियल साइंस इज, कि भाई असली में भाई साइंस है क्या। ठीक है, उसको ये आइडिया मिला व्हेन ही एंटर्ड एक काउंटी स्कूल फेयर, जब उसको एक जो उनके एरिया का जो स्कूल में साइंस का जो फेयर हो रहा था, मेला हो रहा था, उसमें उसको जब जाने का मौका मिला। ठीक है, और वो वहाँ पे लॉस्ट हो गया, मतलब वो हार गया था। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, तो ये उसके लिए बहुत ही सैड फीलिंग थी, बहुत ही उसको उदासी फील हुई देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग, तो उसको कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई भी पोजीशन मिली, जबकि और लोगों को बहुत सारी पोजीशन मिली थी। तो आगे कह रहा है एब्राइट सेड हिज एंट्री वाज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, तो जो उसकी एंट्री थी, ठीक है, एंट्री किसके बारे में थी, फ्रॉग टिश्यूज़ के बारे में थी, मतलब मेंढकों के टिश्यूज़ क्या होते हैं, जो सेल होते हैं, सेल का एक ग्रुप जो होता है उसको टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में थी, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो कि उसने एक माइक्रोस्कोप से दिखाना था, उस टिश्यू को दिखाना था उसने। ही रियलाइज्ड द विनर हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, तो उसने क्या किया, उसने ऐसा रियलाइज़ किया, उसने ऐसा महसूस किया कि जो विनर्स हैं उन्होंने ट्राई करी थी कि डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि भाई वो रियल जो थे एक्सपेरिमेंट थे, असली जो प्रयोग थे वो करके उन्होंने दिखाए थे। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, ना कि उन्होंने केवल एक बस सिंपल तरीके से कोई सीधा सा साफ सुथरा सा एक डिस्प्ले प्रदर्शन कर दिया था। ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने सचमुच की कोई चीज़ करके दिखाई थी। तो ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, तो भाई ऐसा तो पहले ही था कि भाई जो रिचर्ड एब्राइट था उसमें क्या था, दिखाई दे रहा था हमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, मतलब उसमें भी कंपटीशन करने की जो भावना थी वो पहले से ही थी। आई न्यू दैट द फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डील ए रियल एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ पे कह रहा है कि आई न्यू दैट, कि भी मुझे पता था कि भी जो अगले साल का जो भी मेला होगा, आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, भाई मैंने भी एक रियल एक्सपेरिमेंट करना, वहाँ पे मैंने भी एक सचमुच का एक्सपेरिमेंट करना है, ऐसा उसने कहा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट, तो भाई जैसे कि उसको पता था सब्जेक्ट, तो सबसे पहले जो उसका था वो उन्हीं इंसेक्ट्स के बारे में था। कौन से इंसेक्ट्स है, उसे तितलियों से बहुत प्यार था। तो वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जो कि मैं बहुत सालों से कर रहा था, मतलब वही था उसका, भाई मैं वो सचमुच की जो चीज़ें हैं वो करके दिखाऊंगा। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्क्वार्ड फॉर आइडियाज़, तो इसलिए उसने एक लेटर लिखा, किसको लिखा, डॉक्टर उर्क्वार्ड को, और आइडियाज़ मांगे। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, तो उसके पास एक स्टैक, मतलब एक बहुत सारा पूरा ढेर आ गया एक किस्म का, बहुत सारे मतलब सजेशंस आ गए उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, उसे बहुत मतलब अब बहुत सारे सुझाव उसके पास प्रयोग हो गए थे। तो दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, तो अब इसके लिए वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया पूरे के पूरे अपने हाई स्कूल के टाइम में। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर, तो अब उसने क्या किया, अब वो जो प्राइज़ का जो प्रोजेक्ट था जो उसका चल रहा था कि अभी मैंने तो बहुत सारे प्राइज़ जीतने हैं, उसके लिए उसने अपने आप को तैयार कर लिया था, मतलब उसने बहुत सारे प्राइज़ जीत लिए। फॉर हिज 8th ग्रेड, और जब वो 8th ग्रेड में प्रोजेक्ट के लिए गया, तो एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो अब 8th ग्रेड में उसने देखो क्या किया, अब छोटा सा बच्चा ही तो था वो, एब्राइट ने ट्राई की कि भाई कॉज, कि भाई वो कारण को पता लगाएगा, किस चीज़ का कारण, ऑफ ए वायरल डिजीज, भाई कौन सी वो वायरस से होने वाली बीमारी है कि भाई जो किल कर देती है, मार देती है मोनार्क कैटरपिलर्स को। ठीक है, मोनार्क के जितने भी कैटरपिलर्स होते हैं उन सबको वो मार देती है हर साल। ठीक है, तो इस पर उसने शोध करना शुरू कर दिया। तो एब्राइट थॉट द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, तो एब्राइट ने क्या सोचा, एब्राइट ने सोचा कि भाई इसको जरूर कोई बीटल मारता है, तो ठीक है, तो उसने ऐसा सोचा कि जरूर इसको कोई बीटल मार देता है। बीटल क्या होता है, गुबरैला। ठीक है, तो इसको जरूर कोई ना कोई गुबरैला हर बार मार देता है, तो उसने उसके बारे में सोचा। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स, तो उसने ट्राई की कि वो कैटरपिलर्स को रेज करेगा, मतलब वो पालेगा, रखेगा,
टू द प्रेजेंस ऑफ बीटल। और कहाँ पर पालेगा भाई, जहाँ पे बीटल होंगे उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में उनको वो पालेगा। आई डिडेंट गेट एनी रियल रिजल्ट, तो वो कह रहा है कि मुझे कोई ज़्यादा रियल रिजल्ट नहीं मिले, कोई ज़्यादा मज़ेदार बात नहीं बनी, तो ऐसा उसने कहा। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं इसके बारे में आगे बढ़ा और मैंने ट्राई की कि मैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं। दैट टाइम आई वॉन, और वो कह रहा है कि मैंने उस टाइम बहुत सारे अपने जो थे इनाम थे वो जीते। The next year, his science fair project was testing the theory that voice ray butterfly copy monarch. तो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि नेक्स्ट ईयर जो साइंस फेयर हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर के साइंस फेयर में उसने मतलब एक्सपेरिमेंट किया कि भाई किस बात पे, कि जो वॉइस रॉय बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, भाई उनकी वो नकल करते हैं। इस तरीके की उसने उसका जो प्रोजेक्ट था उसकी थियोरी उसने ऐसी प्रेजेंट की। तो द थियोरी वाज दैट वॉइस रॉय लुक लाइक मोनार्क, कि भाई इसमें थ्योरी में ये था कि जो वॉइस रॉय हैं वो मोनार्क की तरह लगती हैं, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। और किस लिए लगना चाहती हैं वो मोनार्क, क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनको जो बर्ड्स हैं वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए वो उनकी कॉपी करते हैं भी हमें ना खाएं, उनसे बचने के लिए। वॉइस रॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, लेकिन इसकी विपरीत क्या होता है कि जो वॉइस रॉय बटरफ्लाई होती हैं वो अगर हम उनको देखें तो वो उनका टेस्ट जो होता है वो बर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उनको ज़्यादा बर्ड्स खाते हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर बिकम ए बर्ड्स डिनर, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल मोनार्क की तरह लगेंगी तो वो बर्ड्स का डिनर बनने से बच जाएंगे। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो अब क्या था, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि भाई क्या जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क को खाते हैं, तो इस तरीके का उसने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था, ठीक है। तो ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो अब क्या हुआ, अब उसको पता चला कि स्टारलिंग जो बर्ड होता है वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, कि भी वो जो ऑर्डिनरी बर्ड फूड होते हैं उनको वो नहीं खाता है, ठीक है। तो मतलब जो और मतलब बर्ड खाते हैं वो चीज़ें वो नहीं खाता है स्टारलिंग। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, तो वो क्या खाता है, वो खाता है मोनार्क को जितनी भी उसको मिलती हैं, ठीक है। तो एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय द पीपल शोड दैट वॉइस राइज प्रोबेबली कॉपी द मोनार्क। तो जो एब्राइट की जो थी रिसर्च जो थी उसमें यही तो बताया गया था कि भाई जो दूसरे लोगों ने भी यही बात कही कि भाई जो वॉइस रॉय जो बटरफ्लाई है प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क, कि वो कॉपी करती है मोनार्क की, ठीक है। वही सेम उन लोगों ने भी उनकी बात मान ली। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन, तो ये प्रोजेक्ट जो था वो फर्स्ट आया एंड थर्ड ओवरऑल द काउंटी साइंस फेयर, और अपनी श्रेणी में तो वो फर्स्ट आया, लेकिन ओवरऑल जितने भी फेयर थे, फेयर में जितने भी प्रोजेक्ट आए थे उनमें वो थर्ड आया था उस टाइम। इन द सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone। तो सेकेंड ईयर में अपने हाई स्कूल के रिचर्ड एब्राइट ने बिगेन किया, शुरू किया रिसर्च, किस चीज़ का रिसर्च, दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, जो उसकी डिस्कवरी के बारे में बताती है कि अननोन इंसेक्ट हार्मोन का क्या इफेक्ट है। तो जब ये शुरू कर रहा था तो इनडायरेक्ट रूप से इसको इट आल्सो लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल, तो इनडायरेक्टली ये उसको कहाँ पर ले गया कि भाई न्यू थ्योरी, जो नई थ्योरी थी लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में, वहाँ पर उसको ये मतलब उसका जो प्रोजेक्ट था ये घूम गया, मतलब उसको नई दिशा एक मिल गई, एक नया प्रोजेक्ट उसको वहीं से मिल गया। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल, जिस क्वेश्चन को वो ट्राई कर रहा था उसका आंसर सिंपल था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। तो उसका क्वेश्चन था कि भाई मोनार्क प्यूपा जो होता है उस पर जो 12 टीनी गोल्ड स्पॉट होते हैं उनका क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है उनका, तो इस तरीके का उसका एक क्वेश्चन था। एवरीबडी अज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, तो सभी ने सोचा कि भाई ये तो सिर्फ सुंदर दिखने के लिए है। एब्राइट सैड बट डॉक्टर उर्क्वायर डिडंट बिलीव इट, तो एब्राइट ने मतलब ऐसा कहा था, लेकिन डॉक्टर जो उर्क्वायर थे वो इस पर ऐसा बिलीव नहीं करते थे। तो टू फाइंड द आंसर, तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build a device that showed that the spores were producing a hormone necessary for butterflies full development। तो उन्होंने मतलब जितने भी उसके एक्सीलेंट स्टूडेंट्स थे और साथी जो थे, तो उन्होंने एक डिवाइस बनाया जिससे कि उनको इन स्पोर्ट्स के बारे में पता चला कि भाई ये जो हार्मोन हैं उसकी जो बॉडी पे उस पर 12 स्पोर्ट्स बने हुए हैं वो बहुत ही नेसेसरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, ताकि बटरफ्लाई की पूरी बॉडी का डेवलपमेंट हो सके, पूरा विकास उसका हो सके। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर। तो इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ कि जो एब्राइट है उसने फर्स्ट प्लेस जीता
किसमें, काउंटी फेयर में, एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उससे इस प्रोजेक्ट से उसको एंट्री मिल गई अंतर्राष्ट्रीय साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी। देयर ही won थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी में वहाँ पर उसको थर्ड प्राइज मिला। ही ऑल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट एंटोमोलॉजी, तो वहाँ लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो ही ऑल्सो गेट ए चांस टू वर्क, तो उसको एक चांस मिला वर्क करने का ड्यूरिंग द समर के दौरान उसको किस चीज़ का मिला चांस, तो एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का चांस मिला। एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी कौन सी होती है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनके बारे में जहाँ पे पढ़ा जाता है, तो उसमें उसको काम करने का मौका मिला। कौन सी लेबोरेटरी थी ये, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की लेबोरेटरी थी, वहाँ पर उसको मौका मिल गया उनको और जानने का, उनके बारे में और स्टडी करने का। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा, तो रिचर्ड जो था वो उसने अपना कंटिन्यू रखा आगे और जानना मोनार्क प्यूपा के बारे में, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उनके बारे में वो और एक्सपेरिमेंट करता रहा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर, तो उस साल इंटरनेशनल जो साइंस फेयर हुआ था उसमें रिचर्ड एब्राइट को फर्स्ट प्राइज मिला एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसको एक और चांस मिल गया उसी लेबोरेटरी में काम करने का, ठीक है, और ज़्यादा वो काम उसमें कर सकता था और जान सकता था। इन हिज सीनियर ईयर, और जब वो बड़ी क्लास में हो गया, ही वेंट ए स्टेप फर्दर, तो वो और आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन ए कल्चर and showed that the cells would divide and develop the normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। तो इसमें उसको क्या पता चला कि भाई he grew cells from a monarch, तो भाई वो सेल को ग्रू कर सकता, मतलब सेल को और उस पर काम कर सकता था मोनार्क के विंग के माध्यम से, एक कल्चर लगा करके, कल्चर का मतलब होता है एक टेस्ट करके के उसका एक प्रोसेस होता है एक टेस्ट का, उसके माध्यम से वो उस सेल्स के बारे में पता चला सकता था। एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड, और ये बता सकता था वो कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं आगे चल करके, एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और नॉर्मल बटरफ्लाई में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। विंग स्केल्स ओनली इफ़ दे वर फेड द हार्मोन, और विंग कब स्केल होते हैं, कब बनते हैं वो, जब उनको हार्मोन्स के माध्यम से, जो गोल्ड स्पॉट है, गोल्ड स्पॉट में जो हार्मोन्स होते हैं भाई उसके माध्यम से ही उनको लाभ मिलता है, वो डेवलप होते हैं। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी, तो वो जो प्रोजेक्ट था उनका उसमें फर्स्ट प्लेस मिला जूलॉजी में एट द इंटरनेशनल फेयर, उस इंटरनेशनल फेयर में, मतलब जो जूलॉजी थी उसमें उनको फर्स्ट प्राइज मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी, तो उसने फिर से स्पेंड करी अपना टाइम बिताया उसी लेबोरेटरी में काम करते हुए, आर्मी लेबोरेटरी में पूरी ग्रेजुएशन के दौरान। एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और उसने जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अमेरिका की जो लेबोरेटरी थी उसमें भी अपनी शोध करी। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर्स एट हार्वर्ड, तो जब समर के बाद उसने जब अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक फ्रेश ईयर जब उसका चल रहा था, तो एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, तो गोल्ड स्पॉट का जो हार्मोन था उस पर उसने और बहुत ज़्यादा काम किया एग्रीकल्चर वाली लेबोरेटरी में जा करके। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, तो जो सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एडवांस, आगे जो बढ़िया किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स से लगे हुए थे लेबोरेटरी में उनका यूज़ करके उसने गोल्ड स्पॉट्स के बारे में, हार्मोन्स जो थे उनके बारे में और जाना। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, तो अब वो हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसको जान सकता था, ठीक है, जो आपने शुरू में पढ़ा था मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, तो उसके बारे में अब यहाँ पे बात हो रही है। तो ए ईयर एंड ए हाफ लेटर, तो लगभग 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, ठीक है, तो एब्राइट गोट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थियोरी अबाउट सेल लाइफ, तो अब एब्राइट को एक नया आइडिया मिला सेल लाइफ के बारे में। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़, तो ये कब आया उसको आइडिया, जब वो एक्सरे फोटोज़ को देख रहा था ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन, जब वो केमिकल स्ट्रक्चर के हार्मोन की फोटो देख रहा था तब उसको एक आइडिया आया। व्हेन ही सा दोज फोटोज एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, ठीक है, तो वो क्या चिल्लाया, क्यों चिल्लाया वो, तो उसने कहा कि मतलब एकदम से जब वो चिल्लाया एकदम से वो फोटोज़ देखने के बाद, तो उसने कहा यूरेका, ठीक है, और इवन मतलब हालांकि आई हैव गोट इट, भाई मैंने ये कर दिया है, बट ही बिलीव्ड दैट, लेकिन उसको क्या था, उसे विश्वास था इस बात का, अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स, कि भी उसने जो भी मतलब अभी तक जो कुछ भी किया है अबाउट इंसेक्ट हार्मोन के बारे में, द फोटोज गेव हिम आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल, तो ये सब कुछ क्या था कि भाई ये उसके जो जीव विज्ञान था की जो भी पजल थी, जो क्वेश्चंस थे, उन सब का ये आंसर बन गया था, क्योंकि उसको अब यहाँ से आइडिया मिल रहा था। तो अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि भाई हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, तो वो कह रहा है कि भाई किस तरीके से जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, भाई वो डीएनए के
डीएनए की जितना भी ब्लूप्रिंट है, जितनी भी उसकी रूपरेखा है, उसको वो रीड कर सकती है। अब वो यहाँ पर वो जान गया था, वो बता सकता था। तो डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। तो डीएनए क्या होता है कि भाई जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो एक सब्सटेंस मतलब एक द्रव्य होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस का मतलब कि भाई जो नाभिका है, ठीक है, नाभिका जो है उसके मतलब कोशिका के में एक द्रव्य होता है दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, और उसी से जो हेरिडिटी है, वो आनुवांशिकता जो भी है, उसको वो नियंत्रित कर सकते हैं। इट डिटरमाइंस द फॉर्म, और ये क्या कर सकता था, ये उसकी जो फॉर्म है, जो उसका रूप है, और जो उसके फंक्शन है, जो काम है सेल के, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इस तरीके से जो डीएनए है वो ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, मतलब वो उसकी लाइफ की रूपरेखा होती है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं। तो आगे कह रहा है, ए ब्राइट हैंड इज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग वर्कड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। तो जो एब्राइट था और उसका कॉलेज का जो रूममेट था जेम्स आर वोंग, ठीक है, उन्होंने पूरी रात काम किया, ठीक है, और ड्राइंग बनाई, पिक्चर्स मतलब ड्राइंग की पिक्चर्स, और कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल, और प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो, कि भाई वो मॉलिक्यूल्स को दिखा सकें, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी वो अणु हैं, उनको वो शो कर सकें हाउ इट कुड हैपन, कि किस तरीके से हो सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं। टुगेदर दे लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। तो क्या हुआ, उन दोनों ने मिलकर के क्या करा, उन्होंने पेपर लिखा, ठीक है, रोड द पेपर, जिसमें उसने क्या किया, एक्सप्लेन करी थ्योरी, मतलब सिद्धांत को भी उन्होंने लिख दिया, किस तरीके से ये पूरा काम होगा। तो इस तरीके से उन्होंने थ्योरी भी लिख दी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। तो अब क्या था कि भाई इसमें कोई भी सरप्राइजिंग नहीं था, ठीक है, इस बारे में कुछ भी सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं थी कि भाई जो अपना रिचर्ड एब्राइट है उसने 1510 जितने भी उसमें क्लास में जो बच्चे थे उन सब में उसने सेकंड आया था वो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। तो एब्राइट वेंट टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो अब क्या था कि भाई जो रिचर्ड एब्राइट था वो अब ग्रेजुएट होने जा रहा था, ठीक है, ग्रेजुएट होकर के जितने भी स्टूडेंट रिसर्चर्स थे वहाँ पे, जो भी स्टूडेंट रिसर्च करते थे, वो वही बनने के लिए वहाँ पर गया था, और वो अब बन गया था। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी। तो अब वहाँ पे उसने क्या शुरू कर दिया कि भाई जितने भी उसकी थ्योरी की लिखी थी उसने, ठीक है, उस पर टेस्ट करने वहाँ पे उसने शुरू कर दिए, क्योंकि अभी तो वो देख रहा था, चीज़ों को समझ रहा था, अब वो करके भी वहाँ पे देख सकता था, प्रैक्टिकल भी कर सकता था। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यदि उसकी थ्योरी करेक्ट प्रूव होती, उसका जो सिद्धांत उसने लिखा था वो सही साबित होता, टेस्ट में पास होता, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा स्टेप था कि भाई लाइफ के पूरे प्रोसेस को समझा जा सकता था। इट माइट आल्सो लीड टू ए न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर। तो ये एक नया आइडिया भी था कि भाई हम रोक सकते थे एक प्रकार के कैंसर को और दूसरी डिजीज़ को, ठीक है, क्योंकि उससे हमें नया आइडिया मिल गया था सेल्स के बारे में। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ए ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कुछ किससे पॉसिबल हुआ कि भाई एब्राइट जो था वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, मतलब उसकी जिज्ञासा थी साइंस में, बहुत कुछ जानना चाहता था। हिज हाई स्कूल रिसर्च इन टू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थियरी अबाउट सेल लाइफ। तो उसकी जो हाई स्कूल के दौरान जो स्पोर्ट्स थे मोनार्क के ऊपर, जो धब्बे थे, निशान थे जो प्यूपा पे, उसके बारे में उसने जो थ्योरी तैयार करी, उससे सेल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चल गया। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। तो उसने रिचर्ड एब्राइट ने का जो इंटरेस्ट था साइंस में, वो बिगेन कर कहाँ से शुरू हुआ था, जब उसने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू हुआ, और इतना डीप चला गया ये कि भी जो उसके दूसरे इंटरेस्ट थे, ठीक है, वो कहाँ चले गए। हालांकि उसने उनमें टाइम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उसने उनको कम समय दे पाया वो। एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैंपियन डिबेटर, लेकिन उसके बाद वो एक चैंपियन डिबेटर बना, मतलब अपनी बात को जोरदार तरीके से कारणों के साथ कह सकता था। पब्लिक स्पीकर बना वो, एंड कैनोइस्ट, वो अच्छी सी बोटिंग कर लेता था, चला लेता था किश्तियों को, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, वो मतलब आउटडोर पर्सन बन गया, मतलब सबके सामने वो जाकर के अपनी बात रखने वाला बंदा बन गया। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो वो मेनली क्या बन गया, एक फोटोग्राफर भी बन गया, मतलब उसमें वो क्या हो गया कि अभी वो वर्सेटाइलिटी आ गई उसमें, वो एकदम से ऑलराउंडर बन गया, ठीक है, नेचर की फोटोग्राफी करता था वो, और साइंस एग्जीबिशन जितने भी होते थे उसकी बहुत बढ़िया फोटोग्राफी कर लेता था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज ए स्टूडेंट। तो हाई स्कूल में तो वो केवल एक स्ट्रेट
ए विद्यार्थी था, ठीक है, एक मतलब सीधा सा एक विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न ए लॉट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब। तो उसने क्या किया कि भाई जितनी भी अपनी पूरी पावर थी उसकी, ठीक है, तो उसने सारी की सारी अपनी डिबेटिंग में लगा दी। और उसने क्या किया कि जो मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब में उसने अब अपनी सारी शक्ति लगा दी थी सीखने की। तो ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड एब्राइट ए वीरर्स हिज सोशल स्टडी टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स। तो उसको अब उसका एक एडमायरर भी मिल गया, मतलब उसकी प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल गया, जो कि उसका जो टीचर था, ठीक है, रिचर्ड ए वीरर, ठीक है, उसकी वो एसएस पढ़ाता था उसको सोशल स्टडीज़। तो अब क्या हुआ कि भाई मिस्टर वीरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी दैन। तो वो कह रहा है कि वो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट पर्सन था, जो उसके टीचर थे उसके लिए बहुत अच्छे थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ एब्राइट सेड। एब्राइट ने कहा कि उन सर ने उसका बहुत सारा साथ दिया और उसके लिए नए जो रास्ते थे वो खोल दिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट। जो रिचर्ड है उसने हमेशा ही एक्स्ट्रा एफर्ट किए। मिस्टर वीरर सेड वट प्लीज्ड मी वॉज here was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing his all research with butterflies and his other interest। तो अब यहाँ पे उसके सर कह रहे हैं कि भी रिचर्ड जो है वो हमेशा से एक्स्ट्रा एफर्ट करता था, मतलब अतिरिक्त प्रयास करता था वो। और मिस्टर वीरन ये भी कह रहे हैं कि वो मुझे बहुत खुशी देता था, प्लीज्ड मी, बहुत खुशी देता था। तो वो पर्सन था जो 3 से 4 घंटे क्या करता था, डिबेट करता था, ठीक है। तो डिबेट करने के साथ साथ क्या करता था, जितनी भी बटरफ्लाइज थी, ठीक है, जितनी भी वहाँ पे बटरफ्लाइज थी या उसके दूसरे इंटरेस्ट थे उनमें भी वो रिसर्च करता था, मतलब वो इस तरीके का बंदा था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव। रिचर्ड जो है वो एक कॉम्पिटिटिव था, मतलब उसके अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना थी। मिस्टर वीरर कॉन्टिन्यूड, मिस्टर वीरर ने ये बात भी कही, बट नॉट इन ए बैड सेंस, लेकिन वो बुरा नहीं था, मतलब जो वो कॉम्पिटिशन उसका बुरा नहीं था। ही एक्सप्लेन्ड, उसने कहा कि रिचर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन विनिंग ऑफ द विनिंग सेक फॉर विनिंग टू गेट अ प्राइज। तो वो इसलिए मतलब जीतना चाहता था, केवल प्राइज जीतने के लिए, कि भाई ये नहीं था कि उसने सिर्फ प्राइज जीतना है, वो कुछ मतलब करना चाहता था, ठीक है। विनिंग सेक के लिए नहीं था, केवल विनिंग सेक के लिए, बल्कि उसका जो इंटरेस्टिंग जो होती थी, इंटरेस्ट जो था उसका, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ऑफ वेटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, कि भाई वो बहुत मेहनत भी करता था अपने काम के लिए और अच्छा करके दिखाता था, तभी वो जीतना चाहता था। फॉर द राइट पर्सन ही वॉन्ट टू बी द बेस्ट, और वो बिल्कुल राइट साइड से, मतलब राइट रीजन्स थे, वो सही कारण थे उसके कि वो सबसे बेस्ट बनना चाहता था। तो एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो ये जो सब था इंग्रेडिएंट, मतलब इस सब में ये सारी चीज़ें जितनी भी बातें हुई हैं उसके बारे में, वो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के बारे में हुई, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसने करी, इंटरेस्ट रखा अपना, तो वो एक साइंटिस्ट बन पाया। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड। उसने क्या किया कि भाई एक फर्स्ट रेट, मतलब बिल्कुल अपने दिमाग को एक ही साइड में लगा दिया, फर्स्ट रेट रखा उसने अपने आप को, एंड क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा रखी अपने अंदर, एंड मिक्स इन विल टू विन, और एक मिक्सअप रखा उसने कि भी उसने जीतना है फॉर द राइट रीजन, सही कारणों से, मतलब उसने अपने इतनी मेहनत करी कि उस सभी कारणों को सही से जांच सब रखता था, और फिर उसने ऐसा सब कुछ किया। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट के पास ये सब क्वालिटीज़ थी, ठीक है। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो उसके उसी बुक के टाइम से ही उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ आ गई थी, जब उसकी माँ ने उसको वो बुक दी थी पढ़ने के लिए, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसके बाद वहाँ से वो वैज्ञानिक बनने की राह पर शुरू हो गया था। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने उसके लिए साइंस की दुनिया खोल दी थी। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और उसने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, जो वैज्ञानिक बनने की उसकी जो जिज्ञासा थी, उसको कभी कम नहीं होने दिया। तो इस तरीके से रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने जो रिचर्ड एब्राइट के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि हम अगले चैप्टर में फिर से मिल सकें। थैंक यू बच्चों, बाय।